हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार विधानसभा सचिवालय जो एएसओ एसीटी का प्री का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम जो एमसीक्यू की सीरीज हम चला रखे हैं, जिसमें हम यूपीएससी एंड पीएससी में जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उन क्वेश्चंसों के जो वन लाइनर फॉर्म होते हैं या फिर जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, जिनकी आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये इस सीरीज में लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले मैंने 4 लेक्चर जो है वो अपलोड कर दिया है, तो यदि आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिएगा। एग्जाम को लेकर टेंशन मत नहीं लेना है, ठीक है? क्योंकि एग्जाम जब भी हो, सिलेक्शन होना चाहिए। बस ये होना चाहिए कि सिलेक्शन ना हो, ऐसा ना हो कि एग्जाम आ गया, हम एग्जाम भी दे दिए और सिलेक्शन का नहीं, अगला एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दिए। ऐसा नहीं है, एग्जाम का सिलेक्शन होना चाहिए। इसीलिए आप एकदम फोकस रहिए कि जो है वो तैयारी करते रहे। मैं आपकी पूरी हेल्प करने का प्रयास करूंगा। यह लेक्चर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होता है, जैसा कि आपको पता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। ये मेरे कुछ पेड क्लासेस आते हैं, तो यदि आप ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं इसमें समय व्यर्थ नहीं करूंगा। टेस्ट सीरीज भी है, तो उस टेस्ट सीरीज को अभी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये प्री के लिए है, ठीक है? और मेंस के लिए, प्री के लिए बैचेस हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हो। ये सारे वीडियोस जो है वो एक जगह प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बाकी मैं एक अलग से भी इसकी प्लेलिस्ट है वो क्रिएट कर दूंगा। कई स्टूडेंट्स हैं, उनका डिमांड आ रहा था, तो एक अलग से प्लेलिस्ट भी मैं इसका क्रिएट कर दूंगा, ठीक है? तो चलिए हम अब अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नों की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सारे प्रश्न आपको दिख रहे हैं आज हम 31 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। ये जो 31 क्वेश्चन है, ये अभी 2025 में एग्जाम हुआ है आंध्र प्रदेश पीएससी का। आंध्र प्रदेश बोल रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश पीएससी का जो एग्जाम अभी हुआ है 2025 में, उसके ये सारे क्वेश्चंस हैं। वहां पे जो भी क्वेश्चन आपके लिए रेलेवेंट है उनको मैं छाट के यहाँ पे लाया हूँ। और आगे भी हम जो अभी छत्तीसगढ़ पीएससी हुआ है, एमपी पीएससी हुआ है, इन सब के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि किसने कहा था कि किसने यह तर्क दिया था कि जो उदार सिद्धांत है, जो लिबरल प्रिंसिपल्स हैं, वो विदाउट हिंदू रिलीजन संभव ही नहीं है कि उनको फिर से हम पुनर्गठन कर पाए, री रिकॉर्ड पर कर पाए विदाउट हिंदू, विदाउट हिंदू रिलीजन। तो हिंदुइज्म के विदाउट हम चीजों को नहीं कर सकते हैं। यह स्टेटमेंट जो है वो ये किसका है? तो यह जो स्टेटमेंट है वो दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। दयानंद सरस्वती का ये कहना था कि जो हिंदुइज्म है ना, वही आधार है जिससे हम जो लिबरल प्रिंसिपल्स हैं उनको स्टैब्लिश कर सकते हैं। दयानंद सरस्वती के द्वारा जो आर्य समाज है उसकी स्थापना 1875 में की गई थी। आर्य समाज की स्थापना, इन्होंने सबसे पहला जो है वो स्वराज शब्द को यूज किया था। स्वराज जो शब्द है आपसे पूछा जाएगा, तो स्वराज शब्द इन्होंने ही पहली बार यूज किया था। इन्होंने जो है वो शुद्धि आंदोलन चलाया था। शुद्धि आंदोलन इन्होंने स्टार्ट किया था, ताकि जो कन्वर्ट हो चुके हैं मुस्लिम या ईसाई में, उनको फिर से अपने धर्म में लाया जा सके। इन्होंने गो रक्षा समिति बनाई थी, गो रक्षा समिति बनाई थी, जिससे गौ है उनकी रक्षा की जा सके। इनकी जो किताब है उसको सत्यार्थ प्रकाश कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश, जिसका प्रकाशन इन्होंने 1874 में किया था। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनकी किताब है। इन्होंने जो गो रक्षा समिति एस्टेब्लिश किया था वो 1882 में किया था। 1882 में इन्होंने गो रक्षा समिति है उसको एस्टेब्लिश किया था। इन्होंने 1863 में पाखंड खंडनी सभा की स्थापना की थी। पाखंड खंडनी जो सभा है, जो समिति है, उसकी स्थापना की थी। उसका पताका लहराया था, ठीक है? उसके बाद इन्होंने जो कहा था कि हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, तो हिंदी को इन्होंने राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास किया कि हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। इनके बचपन का जो नाम था वो क्या था? इनके जो
बचपन का नाम था वो क्या था? तो इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। मूल शंकर, यह भी सवाल जो है वो पूछा जाता है। ठीक है। इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग भी इनको कहा जाता है। इन्होंने कहा था कि जो भारत है वो भारतीयों के लिए है। इन्होंने कहा था कि भारत जो है वो भारतीयों से है। इनका कहना है कि बुरे से बुरा जो है वो स्वशासन, बुरे से बुरा स्वशासन, अच्छे से अच्छे पर शासन, जो अधीन किसी के अधीन शासन करते हो उससे अच्छा होता है। ठीक है। इनको जो पूरा नाम है, वो जो इनका दयानंद सरस्वती नाम पड़ा, ये पूर्णानंद ने दिया था। इन्होंने जो दयानंद सरस्वती है, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी और इसका जो हेडक्वार्टर था वो लाहौर था। इसका हेडक्वार्टर लाहौर में था। इन्होंने कहा था कि जो वैदिक धर्म है उसको शुद्ध रूप में लाने का इन्होंने प्रयास किया। ठीक है। इन्होंने स्वराज शब्द पहली बार जो है वो प्रयोग किया था। स्वराज शब्द जो है वो पहली बार प्रयोग किया था। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये जो स्वराज शब्द है ना, ये स्वराज शब्द कांग्रेस ने पहली बार 1906 का जो अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस की जो सभा थी, उसने पहली बार स्वराज शब्द 1906 में एक्सेप्ट किया था। 1906 में। और इसको दिया किसने था कांग्रेस को? कांग्रेस ने इस स्वराज शब्द को 1906 में एक्सेप्ट किया था और इसको दिया किसने था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। नौरोजी ने दिया था, जिन्होंने धन का जो निष्कर्षण सिद्धांत है वो लिखा है और दिया था प्रिंसिपल। और इन्होंने भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो 20 रुपया बताया था। इनकी जो किताब है वो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। तो इनके बारे में भी काफी डिटेल से आपको जानना होता है। बाकी जो हम धीरे धीरे चीजों को देखते रहेंगे। ठीक है। आर्य समाज जो है वो कई ज्यादा आगे चल के डिवाइड भी होता है, जैसे कि बनता है जो आर्य समाज जो है वो आगे चल के मतलब डिवाइड हो जाता है। और चूंकि विचारों को लेकर मतभेद हो जाता है लोगों के बीच, तो ये डिवाइड हो जाता है। और लाला हंसराज जो होते हैं, उसके बाद जो स्वामी श्रद्धानंद होते हैं वो गुरुकुल की स्थापना करते हैं। लाला हंसराज जो होते हैं वो डीएवी की स्थापना करते हैं। तो ऐसा कई सारी चीजें हैं जो यहाँ पे आपको जाननी होती है। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर जो आपको टिक करना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती होगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा डीपीएसपी का आर्टिकल है वो कहता है कि जो नागरिक होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, और जो उनमें पुरुष होते हैं, उनमें महिलाएं होती हैं, उनको समान रूप से उनका जो रोजगार है, उनकी जो लाइवलीहुड है, वो समान रूप से प्राप्त करने का अधिकार होता है। कि समान रूप से ऐसा ना हो कि पुरुषों को ज्यादा अवसर मिले, महिलाओं को ज्यादा अवसर मिले, महिलाओं को काम ना मिले। तो इसके बारे में कौन सी जो डीपीएसपी होता है वो चर्चा करता है? तो ये चर्चा करता है आर्टिकल 39 का ए। आर्टिकल 39 का ए। जो आर्टिकल 39 है वो कई सारे पार्टों में बटा हुआ है। तो आर्टिकल 39 का ये कहता है कि स्त्री और पुरुष है, सभी को समान रूप से वह है वो जीविका पाने का अधिकार है। और यहीं पे यह भी बात कहा जाता है कि जो मुफ्त जो कानूनी सलाह है वो दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद 38 का ए है। जो 38 है वो बात करता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय पर आधारित जो है हमारी जो समाज व्यवस्था होगी, हमारी जो समाज की व्यवस्था होगी वो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय पे आधारित होगी। और इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42वां किया गया था। उसके बाद कहा गया था कि आय, प्रतिष्ठा एवं सुविधाओं के अवसर में असमानता जो है वो उसको समाप्त करना है। उसके बाद आर्टिकल 41 है। आर्टिकल 41। तो आर्टिकल 41 कहता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें शिक्षा और लोक सहायता पाने का भी समान अधिकार होता है। तो एजुकेशन एंड जो लोक सहायता है उसको भी प्राप्त करने का, जो इक्वल प्राप्त करने का अधिकार होता है, ये आर्टिकल 41 में कहा गया है। आर्टिकल 46 की बात करें तो आर्टिकल 46 में एससी एसटी जो होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट जो होते हैं, उन शेड्यूल्ड ट्राइब शेड्यूल्ड कास्टों को शिक्षा एवं
उनके जो अन्य हित होते हैं, एजुकेशन एवं और जो उनके इंटरेस्ट की चीजें होती हैं, उनकी यहाँ पे बात कही गई है। डीपीएसपी जो है वो भारतीय संविधान में 36 से 51 तक इसकी चर्चा की गई है। आर्टिकल 36 से 51 तक इसकी चर्चा की गई है। इसका जो कंसेप्ट है वो हम आयरलैंड से लाए हैं। आयरलैंड का संविधान है, वहां से इसका जो कंसेप्ट है वो लाया गया है। यह जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था? तो यह कंसेप्ट देने की बात करें तो बीएन राव के द्वारा यह कंसेप्ट जो है वो दिया गया था, बीएन राव के द्वारा। जो डीपीएसपी है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य होता है कि सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को प्राप्त किया जा सके। आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो इसके इसका उद्देश्य है सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की प्राप्ति। सोशल एंड इकोनॉमिकल जो डेमोक्रेसी है उसको प्राप्त करना, उसको अटेन करना, ठीक है? लोकतंत्र की प्राप्ति, इसका ये उद्देश्य है। ठीक है? ये समझ में आ गया होगा। बाकी डीपीएसपी में अभी तक 4 बार संशोधन जो है वो हो चुका है। ठीक है? डीपीएसपी में सवाल पूछा जाता है, डीपीएसपी में 4 बार अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो हुआ है। पहले कहा जाता था कि जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है, जैसे देखिए डीपीएसपी एंड मौलिक अधिकार में क्या चीजें हैं, डिफरेंट है। डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट है, इनमें क्या डिफरेंट है? तो डीपीएसपी है ना, वो डीपीएसपी जो है वो पॉजिटिव व्यू में होता है, और जो फंडामेंटल राइट है ना वो नेगेटिव व्यू में आता है, क्योंकि ये जो है वो जनता को बहुत ज्यादा अधिकार देता है, तो ये नेगेटिव व्यू में है। और ये जो डीपीएसपी है ना, ये कहता है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि वो ये चीजें करे, लेकिन ये जो है ना वो राज्य पर ऑब्लिगेटरी होता है, आपको करना ही पड़ेगा। और ये है कि कोई ऑब्लिगेटरी है नहीं, आप नहीं भी कर सकते हो तो चलेगा। ठीक है? ये डीपीएसपी हो गया। ठीक है? जो जो फंडामेंटल राइट है, इस इसका यदि आपका वायलेशन होता है तो आप सीधे, फंडामेंटल राइट है तो 32 का सहारा लेकर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। 226 का सहारा लेकर आप सीधा हाई कोर्ट जा सकते हो। लेकिन ऐसा कुछ डीपीएसपी में नहीं है, डीपीएसपी लागू नहीं होता है, फिर भी आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें तो 4 बार यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है। पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है वो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है। दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसमें हुआ है वो 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है। तीसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहाँ पे हुआ है वो 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट शिक्षा को लेकर हुआ था, आर्टिकल 45 में। जो 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था वो 38 को लेकर हुआ था। जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो 38 को लेकर हुआ था, आर्टिकल नंबर 38, जिसमें मैंने बताया कि सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय पर आधारित जो सामाजिक व्यवस्था हमारी होगी। जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसमें 39 से 43 से 48 से इन सब पे बात की गई थी। ठीक है? बहुत ज्यादा जो ब्रॉड है, मैंने ऑलरेडी आपको जो क्लासेस होती हैं उनमें सब चीजें बता रखी है, तो इस वीडियो में उतना नहीं कर सकते, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको मैं डिलीवर कर पाऊँ। उसके बाद 97वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ है वो डीपीएसपी से ही संबंधित है। यह जो है वो सहकारी समिति की बात करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है। तो 43 बी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अभी सहकारी समिति के अध्यक्ष कौन है, इसके मंत्री कौन है? तो अभी अमित शाह को इसका मंत्री अभी बनाया गया है। तो ये पूरा जो डीपीएसपी है उसके बारे में आपको जानकारी मिल गई। ठीक। अब इससे संबंधित जो प्रश्न आपसे यदि पूछे जाते हैं तो आप जो है वो इजीली इनको सॉल्व करने में सक्षम होगे। ठीक है? इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको शेड्यूल से पूछा जा रहा है, पॉलिटी का ही सवाल है। पूछा जा रहा है कि 10वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? तो जो 10वीं अनुसूची है वो 1885 में 1985 में राजीव गांधी की जो सरकार है उन्होंने एंटी डिफेक्शन लॉ लाया था। एंटी डिफेक्शन लॉ लाया था, तो उससे ये संबंधित है। तो प्रोविजन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ एंटी डिफेक्शन, दल बदल के आधार पर जो प्रस्ताव है उससे संबंधित है। तो पहला का तो 3 हो जाएगा, देखिए कहाँ पे है, तो ये वाला तो आंसर नहीं होगा, और 3 ऑप्शन हमारा बचता है। उसके बाद हम 9वीं अनुसूची को देखते हैं कि नाइन्थ शेड्यूल जो है वो, नाइन्थ शेड्यूल है वो क्या कहता है? तो नाइन्थ शेड्यूल क्या भाषा के संदर्भ में बात करती है? क्या संघ और राज्य और समवर्ती सूची की बात करती है, या फिर आर्टिकल 3(1)(b) की बात करती है? ठीक है? तो ये जो 9वीं अनुसूची है ना, वो आर्टिकल 3(1)(b) की बात करती है। 9वीं अनुसूची को इसलिए लाया गया था ताकि इसमें जो भी चीजें डाल दी जाती थी, जैसे भूमि सुधार अधिनियम लाया था ना, तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो आया था उसमें भूमि सुधार अधिनियम को, पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ही इसको 9वीं अनुसूची जो है वो क्रिएट किया गया था। और इसमें कहा गया था कि जो भी चीजें हम 9वीं अनुसूची में, 9वीं शेड्यूल में डाल देते हैं, उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि फंडामेंटल राइट का मेरा हनन हो रहा है और कोर्ट इसको देख लेगा।
तो 9वीं शेड्यूल है, उसमें हम कोई चीज़ को डालते हैं तो कोर्ट उसमें कोई भी जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता है। हालाँकि 2011 में इसमें बदलाव आया और उसके बाद अब कोर्ट जो इंटरफेयर कर सकती है इफ फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो। ठीक? तो ये 39 बी हो गया, तो 2 का 4 हो जाएगा, 3 का उसके बाद 2 का 4, तो यहाँ से तो यही बन रहा है लेकिन हमको तो देखना पड़ेगा। उसके बाद है 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची बात करता है भाषा की। 8वीं अनुसूची जो है वो भाषा की बात करता है कि यहाँ पे 22 जो भाषाएँ हैं, ठीक है? 22 भाषाएँ हैं तो तीसरा का ए हो जाएगा, ठीक है? तीसरा का ए हो जाएगा तो देखिए ये हो रहा है। उसके बाद 7th शेड्यूल है वो बात करता है ऑस्ट्रेलिया से हमने 3 सूचियाँ ली हैं। यूनियन, स्टेट, कंकरेंट लिस्ट, तो ये कंकरेंट तीनों लिस्टों की बात करता है, जहाँ पे कई सारे सब्जेक्ट जो हैं वो दिए गए हैं। जो केंद्र राज्य संबंध है, इसकी ये बात करता है। क्या 242 आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई है? आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो यहाँ से आंसर कौन-सा बनेगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, ठीक है? तो ये बातें आपको समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो दिया गया है और उनसे संबंधित आपको चीजें दी गई, जैसे चौधरी चरण सिंह है। चौधरी चरण सिंह है वो किससे संबंधित है? चौधरी चरण सिंह किससे संबंधित है? तो आपको पता है, निम्नलिखित को मिलान करिए, ठीक है? तो चौधरी चरण सिंह क्या है? चौधरी चरण सिंह क्या फार्मर है? तो यस, ये किसानों से संबंधित जो चीजें हैं उनसे संबंधित रखते हैं। तो पहला का तो 3 हो जाएगा, तो ये वाला गलत, ये वाला गलत, ठीक है? ऐसे ही चाटना होता है आपको, अदरवाइज आप चीजों को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है? उसके बाद जो है वो पीसी महालनोबिस आते हैं। तो पीसी महालनोबिस आपको पता है कि जो सेकंड 5 ईयर प्लान है उससे संबंधित है, ठीक है? तो ये क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड है, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, या फिर मिल्क कोऑपरेटिव से रिलेटेड है? तो यह जो है ना वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड है। सेकंड 5 ईयर प्लान, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था, 5 ईयर प्लान जो पहला था वो चर्चा करता था एग्रीकल्चर की। जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो कहता था कि एग्रीकल्चर के साथ इंडस्ट्री पे ज्यादा फोकस किया गया था, तो ये इंडस्ट्री से संबंधित हो गया। उसके बाद के एन राज जो है वो किससे संबंधित है? तो के एन राज जो है वो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। ये लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, आपको नहीं पता होगा तो आप इसको लिख लीजिएगा। जैसा कि आप ये चीजें देखते हो ना, तो इसको अपने जो नोट होता है ना उसमें नोट करिए यदि चीजों को नहीं आता है, और फिर उनको बार बार रिवाइज करिए ताकि चीजें आपको याद हो पाए। बाकी बर्गर कुजियन आपको पता है कि मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है। इनकी अभी हाल ही में 1 साल पहले में भी डेथ भी हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। तो कोई भी समस्या यहाँ पे नहीं हुई होगी। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जो पंचायती राज समिति है, ठीक है? पंचायती राज समिति है, वो त्रिस्तरीय संरचना है, इसकी बात कब की गई थी? तो पंचायती राज समिति है ना, पहले तो जो है वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया था 1952 में। अब सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वो लाया गया, क्योंकि वो असफल भी हो गया था। इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम से ही जो राजस्थान का नगौरा है वो पहली बार वहाँ पे जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था है वो एस्टेब्लिश की गई थी। उसके बाद जो है वो पहला जो राज्य था वो राजस्थान था पंचायती राज एस्टेब्लिश करवाने में। दूसरा जो राज्य था वो आंध्र प्रदेश था पंचायती राज एस्टेब्लिश करने में। ठीक है, आंध्र प्रदेश था। आंध्र का जो महबूब नगर जो जिला था, महबूब नगर, वहां पे ये जो है वो चीजें करवाई गई थी। तो यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इसी चूंकि ये फेल हो गया था, पंचायती राज की बात जो है वो हमारे जो है वो डीपीएसपी में की जाती है। आर्टिकल 40 में कहा गया है कि पंचायती राज की व्यवस्था जो है वो की जाएगी जो गांधीयन प्रिंसिपल पे रिलेटेड है। तो 57 में एक समिति बनाई जाती है, बलवंत राय मेहता एक समिति, उसकी रिपोर्ट आती है और उसमें कहा जाता है ना कि चूंकि ये फेल हो गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तो 57 में रिपोर्ट आती है और इस 57 में ही रिपोर्ट भी बलवंत राय मेहता समिति दे देती है और इन्होंने थ्री थ्री स्ट्रक्चर जो पंचायत है उसकी बात वो करते हैं। और ये जो सारे के सारे जो समितियां हैं वो सारी सारी समितियां जो आपको है वो अशोक राय मेहता समिति हो, एम एल सिंधवी समिति हो, ये सारा जो है वो संबंधित है पंचायती राज समिति से ही। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बलवंत राय मेहता। सारी के सारी जो समितियां हैं इनको काफी डिटेल से हमने चर्चा कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि G20 जो सदस्य है, G20 जो समूह है, उसमें क्या-क्या चीजें आती हैं? G20 जो ग्रुप है, उसके संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है कि G20 ग्रुप में कौन-कौन सी चीजें जो है वो आती है। तो G20 में पहला तो यूरोपीय संघ आता है, पहला तो यूरोपीय संघ आता है। G20 में यूरोपीय संघ आता है और उसके बाद अफ्रीकन यूनियन आता है। ठीक है? यूरोपीय यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन आता है। तो आपको यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से याद रखना है। तो जो G20 है उसमें 19 कंट्री आते हैं, प्लस ईयू आता है,
प्लस जो है वो यूरोपीय यूनियन आता है और उसके बाद अफ्रीकन यूनियन आता है। अफ्रीकन यूनियन आता है तो ये टोटल जो है वो यूरोपीय जो G20 है उसके सदस्य होते हैं। G20 का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1999 में किया गया था। 1999 में G20 है उसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और जो G10 का अभी जो चेयरमैन है वो साउथ अफ्रीका है। इससे पहले जो है वो भारत में किया गया था। इसका आयोजन जो है वो भारत में किया गया था। ठीक है? तो जो इसके बाद जो आएगा, जैसे अभी कौन लिया हुआ है? अभी जो है वो अफ्रीका के पास है। अभी जो है वो साउथ अफ्रीका के पास है। इसके बाद जो आएगा वो जोहान्सबर्ग समिट होगा। यहाँ पे भी यहाँ ही जोहान्सबर्ग समिट होगा। और उससे पहले जो है वो रियो डी जेनेरिया जो ब्राजील में है, वहां पे ये समिट हुआ था। ठीक है? तो 25 वाला जो होगा वो जोहान्सबर्ग में होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो यूरोपियन यूनियन जो G20 है उसके बारे में इतना जो है वो आपको ध्यान में रखना है, ताकि जो प्रश्न है वो आपके गलत ना हो। जो G20 होता है ना, ये प्रश्न आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आई थिंक आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए, पूछा गया है यूपीएससी के सवालों में। G20 जो है ना, एक सोवरेन स्टेट जो है, ठीक है, एक सोवरेन स्टेट्स ऑफ G20 जो है उसमें है, जिसमें यूरोपियन यूनियन हो गया, अफ्रीकन यूनियन हो गया, और 19 कंट्री है वो शामिल है, जो लगभग 85% लगभग 85% ऑफ GWP GWP मतलब कि ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट को ये शामिल करता है। तो ये स्टेटमेंट वाइज पूछा गया था प्रश्न। उसके बाद 75% जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, सो 75% अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, वो इंटरनेशनल ट्रेड को ये जो है वो शामिल करता है। उसके बाद ये 56% ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। 56% ग्लोबल पॉपुलेशन, तो 56% ये ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद 60% ऑफ वर्ल्ड जो लैंड है उसको ये करता है। 60% जो पूरे वर्ल्ड का लैंड है, ठीक है, 60% जो पूरे वर्ल्ड का लैंड है, वर्ल्ड लैंड का 60% ये इकोजेशन रखता है अपने पास। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो ये यूरोपियन यूनियन के बारे में आपको जो है वो ध्यान में रखना है, ताकि आपको जो चीजें हैं वो समझ में आती रहें। जो 2023 का समिट था, और उसके बाद जो 2024 का G20 समिट ब्राजील में हुआ था, 25 वाला जो है वो अफ्रीका में होगा। ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, ताकि यहाँ से प्रश्न जो है वो आपके गलती ना हो। ठीक है? तो सातवां नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकास वित्तीय संस्था है, विकास वित्तीय संस्था है जो 1982 में कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में संस्थागत ऋण की चिंता को दूर करने के लिए अस्तित्व में आई थी। तो यह जो संस्था है वो आपको पता होगा, नबार्ड है। ठीक है, ये जो संस्था है वो कौन सी है? तो ये नबार्ड है। तो नबार्ड जो है वो आपको ध्यान में रखना है, नबार्ड है। नबार्ड को स्टैब्लिश कब किया गया था? तो ये 12 जुलाई, डेट भी याद रखनी है। 12 जुलाई 1982 को जो है वो नबार्ड स्टैब्लिश हुआ था। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नबार्ड है, वो जो है वो डेवलपमेंट किया गया था। ये जो फाउंडेशन नबार्ड का रखा गया था वो प्राइम मिनिस्टर श्रीमती जो इंदिरा गांधी है उनके द्वारा रखा गया था। तो ये आपको याद रखना है। नबार्ड का जो हेडक्वार्टर है, यह भी प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, अभी जो नबार्ड के सीईओ हैं, नबार्ड बैंक के सीईओ जो हैं, नबार्ड बैंक के सीईओ जो हैं, वो अभी साजी मिस्टर साजी के वी, ये इसके सीईओ हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यह जो संस्था है वो जो शिवरमन कमेटी है, शिवरमन जो कमेटी है, उस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद जो है वो ये संस्था है वो एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम अनुसार क्रोनोलॉजी में आपको जो है वो सजाना है कि कौन सी जो है वो कब आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको देख लेना है कि कौन सा कब आएगा, सबके बारे में जानकारी रखना है। तो सबसे पहला आता है जीएसटी। जीएसटी जो है वो 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में।
इसी कारण से 1 जुलाई को जीएसटी डे भी मनाया जाता है, जीएसटी डे भी मनाया जाता है। जो जीएसटी है, वो 1 जुलाई को आया था, जिसमें सारे जो टैक्स थे, सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, उनको हटाकर एक और एक जो है वो टैक्स लगा दिया गया, यूनिफाई कर दिया टैक्स को। इस कारण से जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसको बोलते हैं वन नेशन वन टैक्स। वन नेशन वन टैक्स के कंसेप्ट पे ये आया था। वन नेशन वन टैक्स के कंसेप्ट पे ये जो है वो प्रिंसिपल आया था। तो जीएसटी इंट्रोड्यूस इस दिन किया गया था। जीएसटी जो बिल है वो 2013 में आया था। सबसे पहला जो बिल जीएसटी से रिलेटेड, जीएसटी जो है वो उससे संबंधित किसी देश ने पारित किया था, तो आई थिंक वो फ्रांस था, जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है। जीएसटी जो है वो, जीएसटी के लिए जो जीएसटी काउंसिल है उसकी 79A आर्टिकल होती है, वहां पे इसकी बात की गई है। तो 17 एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वित्त मंत्री की अध्यक्षता में ये की जाती है, फिनांस मिनिस्टर में की जाती है। जीएसटी जो होता है वो 3 टाइप के बेसिकली होता है। पहला तो होता है वो सीजीएसटी, सीजीएसटी जिसको बोलते हैं सेंट्रल जीएसटी। उसके बाद एसजीएसटी होता है, जिसको बोलते हैं स्टेट जीएसटी। उसके बाद जो है वो जीएसटी होता है, सेंट्रल हो गया, स्टेट हो गया। उसके बाद आईजीएसटी होता है, आईजीएसटी होता है। जो आईजीएसटी होता है वो इंटीग्रेटेड जीएसटी कहा जाता है। उसके बाद यूटीजीएसटी होता है, यूटीजीएसटी जो यूनियन टेरिटरी का जो जीएसटी होता है उसके बारे में ये कहा जाता है। तो ये तो 2017 में हो गया। उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण सवाल आता है। तो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हो गया, वो नेशनलाइजेशन जो बैंक का हुआ, वो सबसे पहला बैंकों का नेशनलाइजेशन है वो दो हुआ। बैंकों का नेशनलाइजेशन जो दो हुआ, पहला जो नेशनलाइजेशन था वो जुलाई जुलाई 1969 में हुआ। दूसरा जो नेशनलाइजेशन था वो 1980 में हुआ। दूसरा जो नेशनलाइजेशन था वो 1980 में हुआ। जो जुलाई में नेशनलाइजेशन हुआ था, वहां पे 14 जो बैंक थे उनको राष्ट्रीयकृत किया गया था। और जो ये जो राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था, यहाँ पे 6 और बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था। बाकी भारत सरकार के द्वारा अभी जो है वो बैंकों को फिर से जो है जो है वो मर्ज कर दिया गया है, कई सारी बैंकों को। तो ये दो चीजें आपको याद रखना है, जहां से प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है वो कब आई? तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो 1991 में आई। 1991 में आई। उस समय फिनांस मिनिस्टर जो थे, वो फिनांस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। डॉक्टर मनमोहन मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो उस समय जो है वो फिनांस मिनिस्टर थे, जब भारत में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो 1991 में आई, जिसको इंट्रोड्यूस जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। और उस समय जो हमारे जो पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, वो नरसिम्हन राव थे। उसके बाद जो पीएम थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव जी, फादर ऑफ जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है वो कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही। ठीक है, इसमें एक बात क्या की गई, तो इसमें जो है वो जो है वो एलपीजी की बात की गई। इसमें एलपीजी की बात की गई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पे इंडिया ने अपने जो मार्केट है उसको ओपन कर दिया, जो दूसरे देशों के लिए भी इन्होंने ओपन कर दिया। उसके बाद है 5 ईयर प्लान। तो भारत में 5 ईयर प्लान जो नियोजित व्यवस्था है, जो प्लान्ड इकोनॉमी है, उसकी बात की गई थी। सबसे पहले प्लान्ड इकोनॉमी की बात 1934 में एमएन विश्वेश्वरैया के बाद जो उसके कंसेप्ट पे दिया गया था, जिसमें उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। तो ये प्लान्ड इकोनॉमी भारत ने स्टार्ट किया, 5 वर्षों का हमारा प्लान होता था। तो पंचवर्षीय योजना उस कारण से ही नाम है। रसिया से हमने ये लिया था, यूएसएसआर उस समय हुआ करता था, 90 में वो डिवाइड हो गया था। तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो कब रहा, कब से कब तक दूसरी पंचवर्षीय योजना रहा? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है 56 से 61 तक रहा। 56 से 61 तक रहा। उसके बाद भारत का युद्ध हो जाता है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो बहुत बुरी तरीके से फेल हो जाती है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना है जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज्यादा फोकस किया गया था, किसी को साथ में रखकर, एग्रीकल्चर को साथ में रखकर। ये जो किस मॉडल पे आधारित था, तो पीसी महालनोबिस जो मॉडल था, पीसी महलनोबिस जो मॉडल था उस मॉडल पे आधारित था, जिसमें एम किया गया कि हम स्ट्रॉन्गर जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक बेस क्रिएट करेंगे और कृषि को भी साथ लेके चलेंगे। उसके बाद सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी पे ये बात करता था। तो ये आपको प्रश्न याद में रखना है। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा हमारा आंसर जो है वो सही होगा। ठीक है, कौन सा आंसर हमारा यहाँ से सही होगा, तो आप यहाँ से जो है वो डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली। तो सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले 4 आएगा।
सबसे पहले 4 आएगा, क्योंकि 56 51 में है तो सबसे पहले 4 कहाँ दिख रहा है? तो एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, तो यही दोनों में से कोई हो सकता है, ये तो ये नहीं होगा। अब 4 के बाद कौन आएगा? तो 4 के बाद दू आएगा, 4 के बाद दू आएगा 1991, 1991। तो 4 के बाद जो है वो 1991 बोल रहा हूँ, 4 के बाद दू आएगा 1969 और 80, दोनों तो 91 से पहले ही हैं, चाहे जो भी राष्ट्रीयकरण पूछ ले। तो 4 के बाद दू कहाँ है? तो 4 के बाद 1 यहाँ आ जाता है, तो यह भी नहीं होगा। तो ये वाला हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है? ये वाला हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो किसान विकास पत्र होता है, जो किसान विकास पत्र डाकघरों में एक जमा योजना है, जो 1 वर्षों में न्यूनतम राशि स्वीकार कर सकती है और जमा की जा सकने वाली अधिकतम राशि क्या है? किसान विकास पत्र में आप जो है वो न्यूनतम जो है वो ₹1000 जमा कर सकते हो, न्यूनतम राशि 1000 है, और जो आप ऊपर की बात करें तो वो अनलिमिटेड है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। उसके बाद 10वां नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन-सी मुख्य जो है वो ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस सबसे मुख्य कौन-सा है? तो ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद जो है वो मीथेन आता है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड आता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है अर्थ के लिए, ठीक है? अर्थ के लिए, ताकि इसी से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो तेज़ी होते चली जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही के आंकड़ों के अनुसार देश जो वायुमंडल में सालाना सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करता है, वो कौन सी कंट्री है? तो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस जो है वो चाइना के द्वारा, और सबसे ज्यादा सल्फर जो है वो भारत के द्वारा इंट्रोड्यूस जो है वो इमिट किया जाता है। तो ये प्रश्न जो है वो करंट से रिलेटेड है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं बनती है। 12वां नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत में निपटान नेटवर्क, कौन सा संगठन है जो पेमेंट सेटलमेंट नेटवर्क इंडिया में जो है वो निपटान नेटवर्क में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और रुपे कार्ड की शुरुआत की? रुपे कार्ड की शुरुआत की, तो रुपे कार्ड की शुरुआत चाहे यूपीआई की शुरुआत, ये सारा जो है वो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 13वां नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टैटिस्टिशियन है, जो संख्याविद है, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़े हैं? तो पीसी महालनोबिस, कई बार चर्चा जो है वो आ चुका है। पहला जो है वो हेराल्ड डोमल मॉडल पे आधारित था, दूसरा जो है वो पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यूपीआई से देखिए फिर से सवाल भी आ गया कि यूपीआई जो है वो किससे संबंधित है? तो यूपीआई मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पीएम पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। उसके साथ है कि भारत के साथ किस देश ने 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की थी, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है, तो आपको पता होगा उस समय न्यूज में बहुत ज्यादा आया था, फ्रांस के साथ ये स्टार्ट किया गया था, तो इस संदर्भ में आपको पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद है कि विच इंडिकेटर इज वाइडली यूज टू मेजर द इनकम इनक्वालिटी, जो असमानता होती है आय में उसको मापने के लिए सबसे बेस्ट जो अगर तरीका है तो वो कौन सी है? तो सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो आपको गिनी कोफिशिएंट होता है। गिनी कोफिशिएंट जो है वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो जो ये गिनी कोफिशिएंट है, ये बात करता है जो इनकम इनक्वालिटी है, इस पे ये बात करता है। ये जो है वो 0 से 1 रेंज तक जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। बाकी ये 3 पार्टों में डिवाइड होता है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। लो गिनी, मॉडरेट गिनी, हाई गिनी, ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन इंडिया कौन-सा में लाई करता है, ये वो आपसे पूछा जा सकता है। तो जो मॉडरेट गिनी होता है, जो 0.3 से लेकर 0.5 तक का स्कोर कहा जाता है, ये जो मॉडरेट गिनी है, यहीं पे इंडिया जो है वो लाई करता है। भारत जो है वो गिनी कोएफिशिएंट में जो मॉडरेट गिनी है यहीं पे लाई करता है। और जो गिनी कोएफिशिएंट है ना, वो वर्क करता है लॉरेंज कर्व पे। जो गिनी कोएफिशिएंट है, वो जो लॉरेंज कर्व होता है उस पे ये वर्क करता है। लॉरेंज कर्व ठीक है, किस पे वर्क करता है? तो लॉरेंज कर्व पे ये वर्क करता है, लॉरेंज का ग्राफ होता है उस पे ये वर्क करता है। जो लॉरेंज जो है वो भी इसी पे बात करता है कि इनकम इनक्वालिटी जो है वो कैसा है। तो ये जो लॉरेंज कर्व होता है ये पूछा जाएगा, तो ये किस पे बात करता है? तो ये इनकम इनकम एंड वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो धन का डिस्ट्रीब्यूशन है, उस पे बात करता है। तो आय की असमानता पे ही ये बात करता है। ये इंट्रोड्यूस जो है वो 19 1905 में किया गया था। और जो लॉरेंज वर्क है, जो गिनी कोएफिशिएंट है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1912 में।
गिनी कोएफिशिएंट को 1912 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये याद रखना है, बाकी कई सारे ग्राफ़ें हैं, उनकी हम चर्चा बाद में कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के डेटाबेस के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश को निम्न माध्यम आय वाला बोलते हैं? मिडिल इनकम कंट्री जो है वो कौन-सी देश को कहा जाता है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक जो है वो उसके अनुसार तो इंडिया को जो है वो मिडिल इनकम वाला देश कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। 18वां नंबर का सवाल है कि सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव ने सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को अपनाया। सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को अपनाया लोगों जिसमें लोगों पृथ्वी और उनकी समृद्धि के लिए कार्य करने की योजना बनाई और इसमें कितने ज्यादा जो है वो सस्टेनेबल गोल जो है वो बनाए गए। कितने सस्टेनेबल गोल जो है वो बनाए गए, तो आपको पता है एसडीजी जो है वो 17 होता है। ठीक है, आपको पता है कि 17 एसडीजी है। तो 17हों एसडीजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो 17 के जो 17 होते हैं उनसे संबंधित जो है प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि किस गोल में किसके बारे में बात की गई है। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, पहले तो उसको अचीव करने के लिए कहा गया है कि 2030 तक सारे कंट्री को सस्टेनेबल गोल जो है वो अचीव कर लेना है। यही कहलाता है सस्टेनेबल एजेंडा। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि अभी जो चीजों को ऐसा यूज करें कि भविष्य के लिए भी, आने वाली जनरेशन के लिए भी हम चीजों को छोड़ सकें। आने वाली जनरेशन के लिए भी यूज के लिए हम जो चीजें हैं उनको छोड़ पाए। ठीक है, जो आने वाली जनरेशन है वो भी ये चीजों को यूज कर सके। कुछ गोल्स हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, जो आपको याद रखना है। जैसे पहला, 17 के 17 जो गोल है वो याद तो नहीं रख लें, लेकिन पहला याद रखिए कि पहला करता है कि कोई भी गरीबी नहीं होनी चाहिए, गरीबी का अंत करना है। तो नो पॉवर्टी, नो पॉवर्टी। ठीक है, नो पॉवर्टी की बात करता है। दूसरा भी आपको याद रखना है कि क्योंकि दूसरा जो बात करता है वो भुखमरी को खत्म करने की बात करता है, जीरो हंगर, जीरो हंगर की बात करता है। तीसरा जो बात करता है वो गुड हेल्थ एंड गुड वेलबींग की बात करता है। चौथा जो है वो क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है। पांचवा आपसे पूछा जाता है, पांचवा जो है वो जेंडर इक्वलिटी की बात करता है। ठीक है, लिंग असमानता जो है उसको समान करने की बात करता है, जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी लिंग समानता की बात करता है। उसके बाद जो आपसे पूछा जाएगा कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन जो है वो 6 में है। जो सुरक्षित वाटर होना चाहिए, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात करते हैं। उसके बाद डिसेंट वर्क ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ की बात 8 करता है। 9 बात करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की। जो इनक्वालिटी है उसको रिड्यूस करने के लिए कौन बात करता है? तो जो 10वां गोल है वो बात करता है कि इनक्वालिटी है उसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने की बात करता है। उसके बाद 11 बात करता है सस्टेनेबल सिटीज एंड कमिटी की। 12 बात करता है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन की। उसके बाद 13 बात करता है क्लाइमेट एक्शन की, पूछा जा सकता है। क्लाइमेट एक्शन की बात करता है। 14 जो बात करता है, 14 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखिएगा। 14 जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 14 आपको याद रखना है। इसको मैं रेड से लिख देता हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट है। जैसे जो जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैं लिख ही रहा हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो 14 और इधर 1 2 5। 14 जो है ये जो 5 तो पूछा ही गया, 14 भी पूछा गया है। 14 जो है वो कहता है कि लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर मतलब जो समुद्र के नीचे जो लाइफ है उसकी ये बात करता है। उसके बाद जो 15 है वो भी बात करता है कि लाइफ ऑन लैंड, लाइफ ऑन लैंड जो जमीन पे जीवन है उसकी बात करता है। उसके बाद 16 बात करता है कि पीस होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए और स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशन है उसको प्रमोट करना चाहिए। उसके बाद जो है वो 17 सीधा बात करता है कि ये जो गोल है उसको अचीव करना है, उसमें पार्टनरशिप जो है वो बनानी है। तो ये एसडीजी गोल है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कितने हो जाएंगे? ये एसडीजी गोल 17 हो जाएंगे। 19वां नंबर का सवाल है कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट द टॉप 3 कंट्रीज व्हिच रिसीव्स द मैक्सिमम अमाउंट इन टर्म ऑफ रेमिटेंस फ्रॉम द अब्रॉड। देखिए, कोई भी व्यक्ति है उसका अपना ओरिजिन कंट्री होता है। अब वहां से वो माइग्रेट करता है, माइग्रेट करने के दो रीजन होते हैं।
पहला तो वो पुल फैक्टर होता है, 2 फैक्टर होता है, पहला पुल फैक्टर होता है और दूसरा जो है वो पुश फैक्टर होता है। पुल फैक्टर मतलब कि उस कंट्री में जहाँ आप जा रहे हो वहाँ की लाइफ़स्टाइल इतनी अच्छी है, वहाँ जॉब अपॉर्च्युनिटी इतनी अच्छी है कि वो आपको खींच लेता है, तो लालच के रूप में वहाँ आप चले जाते हो। दूसरा जो है वो पुश फैक्टर होता है माइग्रेशन का। कि जो आपकी क्षेत्र में स्थिति बहुत खराब है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई जो है वो आप कह सकते हो कि जैसे कोई त्रासदी आ जाती है, जो कॉमनल लड़ाइयाँ होती रहती हैं बार-बार, जैसे कि आप कह सकते हो कि भूस्खलन होते रहता है, तो इस कारण से आप उस कंट्री को छोड़ना चाहते हो या फिर उस राज्य को छोड़ना चाहते हो, तो माइग्रेशन यही कहलाता है। तो एक जो ओरिजिन कंट्री होता है, वहाँ से जब आप दूसरे कंट्री में चले जाते हो, दूसरे कंट्री में चले जाते हो, जैसे कोई इंडिया का है वो कनाडा में चला गया। तो ये माइग्रेट करेगा। अब कनाडा से वो पैसे तो भेजेगा, कनाडा से वो पैसे तो अपने परिवार को भेजेगा क्योंकि उसका परिवार तो है वो इंडिया में रहता है। तो वो पैसा जब भेजता है ना तो वही कहलाता है रेमिटेंस। वही पैसा जो भेजा जाता है वो कहलाता है रेमिटेंस। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि रेमिटेंस को प्राप्त करने में कौन-सा जो है वो कंट्री सबसे ऊपर रहा है। तो रेमिटेंस प्राप्त करने में सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस अगर किसी को मिला है तो वो इंडिया को मिला है। उसके बाद जो है वो चाइना को मिला है। उसके बाद जो है वो रेमिटेंस चाइना को मिला है और देन मेक्सिको को मिला है। देन मेक्सिको को मिला है। मेक्सिको जो है वो एक नॉर्थ अमेरिका है उसका कंट्री है। नॉर्थ अमेरिका का मेक्सिको कंट्री है। नॉर्थ अमेरिका जो है उसमें 3 कंट्री आते हैं। पहला जो है वो कनाडा, पहला कनाडा आता है, दूसरा जो है वो यूएसए आता है और तीसरा जो है वो मेक्सिको आता है। तीसरा मेक्सिको आता है। मेक्सिको के नीचे जो है वो मेक्सिको की खाड़ी आती है। मेक्सिको के नीचे जो है वो मेक्सिको की खाड़ी आती है और वहीं पे एक जो है वो स्ट्रेच है। वहीं पे एक स्ट्रेच है जिसको जल संधि कहा जाता है। युकाटन जल संधि कहा जाता है, ठीक है? युकाटन जल संधि कहा जाता है जो मेक्सिको है उस मेक्सिको को वो क्यूबा जो द्वीप है उससे अलग करता है। क्यूबा जो द्वीप है उससे अलग करता है। ये मान लिया कि मेक्सिको है और ये मान लिया कि क्यूबा द्वीप है। तो इन दोनों के बीच जो है ना एक स्ट्रेट है, वो दोनों को अलग कर देता है। ठीक है? वो दोनों को अलग कर देता है, वो इक्वाडन जल संधि हो गया। अब किसी को अलग करता है तो वो वाटर व ज़मीन को तो अलग कर रहा है, लैंड को अलग कर रहा है वो चीज़ें, लेकिन वो जो है ना वो वाटर को जोड़ता है। वाटर को ये जोड़ता है, 2 वाटर बॉडी को जोड़ता है। तो यहाँ पे आती है मेक्सिको की खाड़ी, यहाँ पे आती है मेक्सिको की खाड़ी और यहाँ पे आती है कैरेबियन सागर। तो इसको ये जोड़ता है। तो यहाँ से प्रश्न आपको याद हो जाएगा। सबसे पहला इंडिया, चाइना, उसके बाद मेक्सिको। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। 20वां नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन-सा जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य है? निम्नलिखित में से कौन है जो पारिस्थितिकी तंत्र का कार्य है? पारिस्थितिकी तंत्र का कौन-सा जो है वो फंक्शन है? तो परिस्थिति तंत्र का ऊर्जा का प्रभाव करता है। ऊर्जा का प्रभाव करता है पारिस्थितिकी तंत्र, तो यस करता है। पारिस्थितिकी तंत्र है वो बायोलॉजिकल साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिशन करता है। बायोलॉजिकल साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिशन है वो करता है। तो यस बायोलॉजिकल साइंटिफिक जो बायोलॉजिकल साइकिल ऑफ न्यूट्रिशन वो करता है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या प्रकाश संश्लेषण में आता है? नहीं। वाष्पोत्सर्जन में आता है? नहीं। ये तो पेट से रिलेटेड हो जाएगा। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन बन जाएगा। 1 और 2 है वही आंसर बनेगा। 21वां नंबर का सवाल है कि हवाई जड़ें नमक सहिष्णुता और जरायुज प्रजनन जैसी विशेषताएं निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में होता है? किस प्रकार के जो वन है उसमें होता है? जैसे ये ऐसे है ना, तो एरियल रूट्स मिलते हैं। हवाई जड़ें ट्रांसलेशन अजीब सा होता है ना, तो इसकी जड़ें जैसे ये कोई पेड़ है, ठीक है? आप मान लो कि ये कोई पेड़ है, ये पेड़ है। अब इसकी जड़ जो है वो सामान्यतः क्या होती है? ऐसे अंदर चली जाती है। फाइब्रस रूट्स होता है या फिर टैप रूट हो गया, तो ये टैप रूट दिखाया जा रहा है। फाइब्रस रूट जो है वो ऐसे-ऐसे होता है, मैंने आपको बताया है बायो में। तो ये रूट हो गया। तो कई सारे रूट्स रहते हो ना, ऐसे होते हैं ना। अब देखिए दूसरा पेड़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये दूसरा पेड़ है। इसका रूट क्या हुआ ना कि ये नीचे तो गया, लेकिन नीचे चूंकि सैलाइन वाटर था तो इसको जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिला। तो इसको ऑक्सीजन नहीं मिला, इस कारण से ये फिर से ऊपर आ गया। तो इसको इस कारण से इसको कहा जाता है कि यू आकार की ये घड़ी है। यू आकार की जड़ है, यू शेप्ड जड़ है। और यह जो जड़ है ना, वो खास करके जो खारे पानी वाले जो होते हैं ना, खारा होता है वहां पे ये मिलता है। खारा पानी जहाँ पे होता है वहां पे मिलता है और इनको क्या कहा जाता है? तो इनको न्यूमेटोड्स कहा जाता है। न्यूमेटोड्स कहा जाता है। इनमें छोटे-छोटे पोर्स होते हैं।
उनमें छोटे-छोटे छेदें होते हैं जिनसे ऑक्सीजन वो ले पाता है, पोर्स होते हैं उनको निमेटोड्स कहा जाता है। ये ऑक्सीजन के लिए आते हैं, सलाइन वाटर जहाँ पे होता है, खारा पानी जहाँ पे होता है वहीं पे होते हैं। खारा पानी कहाँ है? कांटेदार वन में होगा, पर्णपाती वन में होगा, शंकुधारी में नहीं, मैंग्रोव में होगा। मैंग्रोव वन कहाँ होता है? तो ये जो है वो खारे पानी के पास ही होता है। जैसे बंगाल की खाड़ी में हमारे पास है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन को हम इंक्रीज़ करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि ये जो है वो बहुत तरीके से हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को फेफड़ा भी इसको कहा जाता है, ठीक है? ब्राज़ील में जो फेफड़ा अमेज़न की जो वन है उसको फेफड़ा भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे मैंग्रोव जो है वो बहुत ज़्यादा है, मैंग्रोव जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैंग्रोव बहुत ज़्यादा होनी चाहिए कंट्री में, भारत में है भी, ठीक-ठाक है, बंगाल की खाड़ी में आपको कहा जाता है जो सुंदरबन डेल्टा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। सुंदरबन डेल्टा है वहाँ पे चूँकि उसका सुंदरबन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सुंदरी नाम का एक पेड़ होता है, उसके कारण से सुंदरी नाम का पेड़ है, उसके कारण से इसको जो है वो सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है और मैंग्रोव इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। बाकी ये चीज़ें आपको बायो में पढ़नी है, मैंने बताई भी है। 22वां नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन-सी फसल जो है वो पानी की कमी वाले क्षेत्र में उगाई जाती है? वैसे क्षेत्रों में उगाई जाती है जहाँ पे पानी बहुत कम हो। तो चावल तो बहुत ज़्यादा पानी खोजता है। चावल जो है वो बहुत ज़्यादा पानी खोजता है। गन्ना को भी कह सकते हो पानी कम ही खोजता है लेकिन उतना नहीं जितना कि ज्वार पानी खोजता है कम। तो इसीलिए ज्वार देखते हो राजस्थान जिसको अभी तक श्री अन्न भी कहा जाता है। श्री अन्न जिसमें मोटे अनाजों को रखा गया है। मोटे अनाजों को अभी मोदी के द्वारा इसमें जो है वो मोदी जी के द्वारा जो है वो कई सारे प्लान्स भी चलाए जा रहे हैं जिसे श्री अन्न इसको नाम दे दिया गया है मोटे अनाजों को। उसी में ज्वार, रागी, बाजरा ये सब चीजें आती है तो सोरगम आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान ये सब जो क्षेत्र है सूखे क्षेत्र है वहां पे ये बहुत ज्यादा उपजाया जाता है। 23वां नंबर का सवाल है कि जो ज़ेरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, ज़ेरोफिटिक जो प्लांट्स होते हैं, मरुद भूमि प्लांट्स इसको कहा जाता है। ज़ेरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, वो पौधे का समूह होता है जो कहाँ पे उगता है? तो ज़ेरोफिटिक जैसे ही आएगा तो मरुभूमि से रिलेटेड आ जाएगा। तो वो कहाँ उगेगा? तो वो एसिडिक जो अम्लीय मिट्टी होता है, वहाँ पे ये उगता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ज़ेरोफिटिक जो प्लांट्स होते हैं ना, उनकी जड़ें जो होती है वो बहुत लंबी होती है। जड़ें जो है वो बहुत लंबी होती है क्योंकि जो जड़ें होती हैं ना उनको पानी चाहिए, उनको वाटर चाहिए। अब वाटर जो है वो मिलेगा कैसे? तो वो वाटर तो है ज़्यादा नीचे जाएँगे तभी मिलेगा ना। उनकी जड़ें जो होती हैं ना वो मोटी होती हैं, मांसल होती हैं। क्यों ऐसी होती है? क्योंकि उसमें पानी को वो स्टोर रखता है ताकि बाद में यूज़ करें। ऐसे जो पेड़ें होती हैं ना इनकी आपको जो पत्तियाँ मिलेंगी ना, ये जो पत्तियाँ आपको मिलेंगी, पत्तियाँ जो है वो पत्ते नहीं होंगे, पत्ते को कन्वर्ट करके वो स्पाइन्स में कर देंगी कन्वर्ट। स्पाइन्स मतलब काँटे में कन्वर्ट कर देगी या स्पाइन में कन्वर्ट कर देगी। जो तना है ना वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, पत्ता जो है ना वो लगभग गायब हो जाएगा, जैसे आप नागफनी का देख लो। लेकिन कुछ जो पौधे होते हैं उनमें आप देखते हो कि पत्ते जो है वो इतने बड़े-बड़े होते हैं। इतने बड़े-बड़े पत्ते होते हैं, तो ये पत्ते इतने बड़े-बड़े क्यों होते हैं? ये तो इससे क्या होता है ना वाटर का लॉस होता है। वाटर का लॉस हो जाए वेपराइज़ेशन के कारण, तो वाटर का लॉस से बचने के लिए ही तना जो पत्तियाँ हैं ना, वो अपने आप को मॉडिफ़ाई करके काँटे के रूप में परिवर्तित कर लेती है। ठीक है? काँटे के रूप में परिवर्तित कर लेती है। ये जो पत्ती है ना, इसको जो है वो वेन्स कहा जाता है, इसको इंटरनोड कहा जाता है। ठीक है? तो कई सारे चीज़ें हैं, इसको लैमिना कहा जाता है। इन सबको हम डिस्कस कर लेंगे। 24वें नंबर के सवाल की ओर बढ़ते हैं कि जैव विविधता को मानव जीवन के साथ संरक्षण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति कौन-सी रही है? जैव विविधता जो है जो बायोडायवर्सिटी है उस बायोडायवर्सिटी को ह्यूमन के साथ रखने के लिए ह्यूमन के साथ मिलाने जुलाने के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी जो है वो अपनाया गया है तो वो उसके लिए हम कह सकते हैं कि हमने बायोस्फीयर रिजर्व को एस्टेब्लिश कर दिया है। बायोस्फीयर रिजर्व को एस्टेब्लिश किया है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। चूंकि अरुणाचल प्रदेश का सवाल था तो अरुणाचल प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी पूछा गया था तो हमारे लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ब्यूसेरस बिकोर्निस, ब्यूसेरस बिकोर्निस। अरुणाचल प्रदेश की जो भाषा है ना वो हिंदी है, आपको याद रखना है। हिंदी इंपॉर्टेंट प्ले करता है। यहाँ चाइना को लेकर कई सारे विवाद भी होते हैं तो ये सब चीजें हैं। तो यहाँ पे नाम दफा है, नाम दफा बहुत ज्यादा पूछा जाता है तो नाम दफा आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश में ही टाइगर रिजर्व है। बाकी अरुणाचल प्रदेश में कई सारे नेशनल पार्क्स भी है। 26वां नंबर का सवाल आपसे पूछा है जो नगोया प्रोटोकॉल है, नगोया प्रोटोकॉल 2010 में अपनाया गया था जो कि जैव विविधता पर एक कन्वेंशन था। इसके लिए पूरक प्रोटोकॉल जो इसके लिए जो सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल है वो आगे चल के कौन सा स्टैब्लिश किया गया?
सप्लीमेंट्री प्रोग्राम। तो जो आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों को उचित और समान बंटवारा के लिए बात की गई। किसके बारे में बात की गई इसमें? तो इसमें बात की गई कि जो भी फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग होगा बेनिफिट ऑफ द रेजिंग रेजिंग आउट ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज से जो भी चीजें मिलेगी उनमें जो है वो फेयर एंड इक्विटेबल शेयर होना चाहिए। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बन जाता है। तो 27वां नंबर की ओर बढ़ते हैं कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो आप देखिए केरल में है, उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद गुजरात में भी गिर आपको मिल जाएगा, तो पंजाब में कोई भी नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। 28वां नंबर का सवाल है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा जो है वो किसने दी थी? जैव विविधता हॉटस्पॉट की जो अवधारणा है ना, वो ऐसी अवधारणा है कि जैसे जैव विविधता हॉटस्पॉट कहाँ है? तो जहाँ पे वन जो है ना, वो फॉरेस्ट बहुत ज्यादा घना होता है, बहुत ज्यादा घना होता है। जैसे भारत में 5 है, भारत में 5 जैव विविधता स्पॉट है। क्या आप मुझे बता सकते हो? भारतीय जो दक्षिण एशिया है ना, वहां पे 5 है। जैसे सबसे पहले मैं आपको केरल बता देता हूँ। केरल का जो पश्चिमी घाट है ना, वो जैव विविधता स्पोर्ट में आता है। और आप बताइए कमेंट में कि कौन कौन सा है? 5 है, ठीक है, जो पूछा भी जाता है। तो यहाँ पे किसने ये कंसेप्ट दिया था? तो ये कंसेप्ट जो है वो नॉर्मन मायर्स ने दिया था। नॉर्मन मायर्स ने ये कंसेप्ट दिया था। जैव विविधता बहुत ज्यादा जहाँ होती है, वन जहाँ ज्यादा होता है, जो वन के कारण जो है वो वहाँ स्पीसीज बहुत ज्यादा होता है, तो उसको जैव विविधता कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर जो है वो बी हमारा आंसर बनेगा। 29वां नंबर का सवाल है कि जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इंडेक्स है, जो कि डेवलप किया गया आईपीसीसी के द्वारा, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो डेवलप किया गया आईपीसीसी के द्वारा, ये कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस? सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली है ग्रीन हाउस गैस, वो कौन सा है? तो यहाँ पे सबसे पहले तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो डेवलप किया गया आईपीसीसी के द्वारा। उसके बाद जो मोस्ट पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको बताया था, तो मोस्ट पोटेंशियल जो है वो सल्फर सल्फर हेलेक्सोफ्लोराइड होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। जो मोस्ट पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस है ना, वो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड होगा, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। 30वां नंबर का सवाल है कि मिशन लाइफ जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसमें लाइफ स्टाइल ऑफ एनवायरनमेंट वर्ड इंट्रोड्यूस बाय द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग यूएनएफसीसी कॉप मीटिंग था, उसमें कहा गया था। तो ये इस कॉप मीटिंग में, तो ग्लासगो का जो कॉप 26 हुआ था, उसमें ये बात कही थी उन्होंने। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। उसके नंबर बाद 31वां नंबर का सवाल है, लास्ट सवाल हमारा है कि विच रूलर ऑफ असम बिफोर द 4th सेंचुरी वाज इन्वॉल्व इन द महाभारता वार? जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें कौन जो है वो असम का शामिल था? तो यह जो है वो नरकासुर था, नरकासुर। तो ऑप्शन नंबर ए ये हमारा रहा पूरा वीडियो, जिसमें हमने काफी डिटेल से 31 क्वेश्चन जो है वो आंध्र प्रदेश पीएससी में आंध्र प्रदेश बोल रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश पीएससी में जो पूछे गए थे उनको डिस्कस कर लिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। बाकी आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप उस पीडीएफ के लिए आप जो है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच।